Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 अक्टूबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फरगाना वैली को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हमारे संविधान में भी कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जो कि हमारी केंद्र सरकार को कुछ राइट्स देते हैं, कुछ हक देते हैं, ताकि केंद्र सरकार हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दे सके पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं इनके पास में जो भी पावर्स आती हैं वो आरबीआई एक्ट के माध्यम से आती हैं। तो ये तो हुए 3 स्टेटमेंट। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगर आप लोग आज गूगल पर जाते हो और जाकर वहाँ पे सर्च करते हो वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन के बारे में तो आपको लगभग 100-200 से ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है पिछले 3-4 दिनों में। तो हिंदी में जो आर्टिकल्स देखोगे तो हिंदी में मेंशन किया गया है दुनिया का सबसे गंदा आदमी, और इंग्लिश में यहाँ पर इस आदमी को टैग दिया गया है वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन का। ईरान से ये आदमी बिलोंग करता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर डेथ हुई है इस आदमी की, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बने हुए हैं। तो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी इमेजेस गूगल पर मिल जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ने ही यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन डाइज इन ईरान एट 94 की यहाँ पर इनकी पूरी एज हो चुकी थी, 94 साल में यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। उसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको डिटेल से कवर किया। यहाँ पे जो नाम दिया गया है वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन, क्या इनका नाम नहीं था, खुद का नाम है इनका। क्या नाम है? अमऊ हाजी। तो अमऊ हाजी की यहाँ पर रिसेंटली संडे में मृत्यु हुई है ईरान के एक गांव के अंदर, और अभी इनकी जो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं वो गूगल पर आपको वायरल देखने को मिल जाती हैं। इनके बारे में अगर आप लोग डिटेल से देखोगे तो वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन का टैग इसलिए भी दिया गया है क्योंकि 50 साल से ज़्यादा हो चुके थे, ये नहाए नहीं थे। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर इन्होंने बाथिंग की थी या फिर नहाए थे, आप ऐसा कह सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जब मृत्यु हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ में आए हैं। फिर मेंशन यहाँ पर यह किया जाता है कि वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखने को मिल जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गर लाइफ ऑफ अमऊ हाजी। तो ये बेसिकली एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको बनाया गया था अमऊ हाजी की लाइफ के ऊपर। 2013 में इसको यहाँ पे बनाया गया था। ऐसा यहाँ पर ईरानियन मीडिया आउटलेट्स बताते हैं, यानी कि ईरान के आर्टिकल्स इनके बारे में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक नहाए नहीं थे, मैंने आपको बताया 50 से ज़्यादा साल हो चुके थे, और एक डर के मारे कि यहाँ पे मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर जब नहाए तो उसके बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हो ये मृत्यु हुई है। इनफैक्ट आप इस प्रकार से भी बहुत सारे हिंदी आर्टिकल्स भी देख पा रहे होंगे, और इंग्लिश आर्टिकल्स तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं।
आगे आते हैं। आज के डिस्कशन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, डिटेल से कवर करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं और हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ ही साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे आज का सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। आर्टिकल क्या बोलता है? हमारी केंद्र सरकार विचार कर रही है ट्राई रिलेटेड प्रोविजंस फ्रॉम बिल के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रिसेंटली टेलीकॉम बिल को लेकर आया गया। उस टेलीकॉम बिल के अंदर जो ट्राई बॉडी है, ट्राई बॉडी की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी हमारा टेलीकॉम सेक्टर होता है, यानी कि दूर संचार विभाग होता है, जो दूर संचार वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को रेगुलेट करने का काम करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो TRAI है ना, इसको लेकर इसकी जो पावर्स हैं वो अभी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है इस नए वाले बिल के अंदर। तो इसकी पावर जो कम करी जा रही है ना, इसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार विचार कर रही है कि पावर कम करनी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो ट्राई की जो पावर्स हैं उसको कम करने को लेकर सरकार इसी के ऊपर विचार कर रही है, देख रही है। और अभी आने वाले टाइम पर जब ये जो बिल है ना, ये जब एक्ट के अंदर तैयार होगा तब इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि अभी ये बिल है, इसके ऊपर अभी बेसिकली आप कह सकते हो लोगों की राय मांगी है। अभी जो लोग हैं ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इस बिल को लेकर। आपको याद होगा मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया भी है, टेलीकॉम ये जो बिल है ये क्या है और कैसे काम करेगा। नहीं पता है तो थोड़ी देर रुको, अभी मैं आपको ये भी समझा दूंगा। चलो पहले हम लोग अभी बिल को ही समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी को और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। रिसेंटली यहाँ पर ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर आया गया था, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लोगों की राय मांगी गई थी कि भैया आपकी क्या क्या राय हैं इस बिल के ऊपर। अब ये बिल क्या था एग्जैक्टली इसको समझते हैं। तो नाम ज़रूर ध्यान रखना, इसका नाम है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 बिल। ये जो बिल है ना, ये बेसिकली हमारे पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए लेकर आया गया है। टेलीकॉम सेक्टर दूरसंचार, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारी एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं ये सब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में आते हैं, है ना। तो इन्हीं को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया था। क्यों लेकर आया गया? क्योंकि अभी तक क्या कोई ऐसा कानून नहीं था, अभी तक यहाँ पर क्या इन टेलीकॉम सेक्टर्स को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो भी हमारे पास में एक्ट थे जिसके माध्यम से इनको रेगुलेट कर रहे थे वो एक्ट बहुत पुराने थे। जैसा आप देखोगे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है, इंडियन वायरलेसली टेलीग्राफ एक्ट 1933 का है, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950 का है। तो ये जो एक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत पुराने हैं। तो ये जो बिल आया है, इस बिल ने क्या किया, इन तीनों एक्ट को साथ में मिलाकर एक पूरा का पूरा बिल लेकर आ गया है जिसका नाम है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। क्लियर हुई बात? अब जो ये बिल है 2022 वाला, ये क्या बोलता है? इस बिल के अंदर पहला पॉइंट यही लिखा गया कि जो ट्राई की पावर्स हैं उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, उसकी पावर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, अगेन ये भी हमारे टेलीकॉम सेक्टर को ही देखता है। तो इस DOT ने क्या किया, कुछ अपने यहाँ पर प्रपोजल्स दिए। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कम करने वाले हैं। अब वो जिम्मेदारी कौन सी है इसको समझना। वो जिम्मेदारी है सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस देने की। मतलब क्या है? देखो, अगर यहाँ पर कोई भी, जैसे कि एयरटेल हो गया या फिर आइडिया हो गया या फिर वोडाफोन हो गया, तो ये क्या है, ये सारे हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आते हैं। तो अगर ये जो कंपनीज़ हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, आपके पास में कॉलिंग की फैसिलिटी आ रही है ना, बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो यहाँ पर ये सारी कंपनियाँ आपको दे रही हैं, ये सर्विसेज के तौर पर दे रही हैं। लेकिन इनके ऊपर भी एक बॉडी बैठी है जो कि इनको रेगुलेट करने का काम करती है। मतलब इनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर इनके पास में लाइसेंस नहीं होगा तो आगे ये सर्विस नहीं दे पाएंगी। तो ये लाइसेंस किससे लिया करती थी? इसी ट्राई वाली बॉडी से, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया करती थी। लेकिन हुआ क्या, अभी यहाँ पर इसकी जो ये वाली पावर है वो उसको डाइल्यूट करने के बारे में चर्चा की गई इस बिल के अंदर कि ट्राई के पास में अब ये पावर नहीं रहेगी। इसी के ऊपर हमारी सरकार भी विचार कर रही है कि जब इसको हम लोग बिल्कुल एक्ट में तब्दील करेंगे इस बिल को, तो फिर ये पावर्स ट्राई के पास में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर सरकार अभी सोच रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? इस बिल के अंदर पहला पॉइंट ये था।
कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी इस बिल के बारे में जो और भी बातें हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस बिल में बोला गया था, OTT रेगुलेशन को भी लेकर आया जाएगा। मतलब क्या है कि देखो, आपने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और ये सारे जो है ना, हॉटस्टार वगैरह, ये सारे हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और जो वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है उनको एंजॉय करते हो। लेकिन बोला ये जा रहा है इस बिल के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर व्हाट्सएप को भी इंक्लूड किया जाएगा। चाहे व्हाट्सएप की कॉल्स हो गई, फेस टाइम हो गया, गूगल मीट हो गया, इनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा इस टेलीकॉम सर्विस के अंदर। कहोगे मतलब क्या है? अब यहाँ पर इस बात को डिटेल से समझना। पहली बात, अभी तक क्या होता है, जैसे हमारे पास में एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जो ये हमारे पास में कंपनियां हैं ना, ये लाइसेंस लेने के बाद में आपको सर्विसेज देती हैं। ठीक बात हो गई। कॉलिंग की सर्विस, इंटरनेट की सर्विस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक बात ये बताओ, जो व्हाट्सएप है या फेस टाइम है या गूगल मीट है, क्या यहाँ पर आपको कॉलिंग करने का कुछ देना पड़ता है? नहीं ना, क्योंकि आपने एक इंटरनेट का रिचार्ज करवा रखा है। एयरटेल के सिम है आपके पास में, उसमें आपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया और उसी रिचार्ज के माध्यम से क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर रहे हो। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, लंबे समय तक कॉल होती है ना। यहाँ पे कोई कॉस्ट तो नहीं ले रहा है ना व्हाट्सएप। तो वही यहाँ पर बोला गया कि अभी तक केवल एयरटेल और ये सारी जो भी मेजर कंपनीज़ हैं इन्हीं को यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन अब से क्या होगा, इस बिल में ये बोला गया कि हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करेंगे। यानी कि व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम और गूगल मीट भी क्या करेगा, ये सारी चीज़ें भी इसी बिल के अंदर आ जाएंगी। इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये जो TRAI है, ये आप कह सकते हो काम करेगा, इसको रेगुलेट करा जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम पर हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये एक्ट के अंदर तब्दील हो, कानून बनेगा जैसे ये, तो पॉसिबिलिटी है कि व्हाट्सएप भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ले, मंथली या कुछ इस प्रकार से प्लान वगैरह लेकर आए कि अगर कॉल करनी है तो फिर ये चार्जेस लेने होंगे। क्योंकि बेसिकली जो व्हाट्सएप की कॉलिंग फीचर्स है, फेस टाइम के कॉलिंग फीचर्स है, गूगल मीट के कॉलिंग फीचर्स हैं, वो सब यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस के अंदर में आते हैं और अब इनको भी रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मानना यह है कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि व्हाट्सएप भी आपसे चार्ज ले अगर आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो तो। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप व्हाट्सएप से कॉल करने का कुछ भी चार्ज नहीं देते हो। समझ में आई बात? तो ये बात यहाँ पर दूसरी चीज़ इस बिल के अंदर मेंशन की गई। अब इससे होगा क्या, जैसी व्हाट्सएप जो है ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में आ जाएगा या फेस टाइम या गूगल मीट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ जाएगा, तो इनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब जैसे एयरटेल और आइडिया ये सारी कंपनियां पहले लाइसेंस लेती हैं, उसके बाद में आपको सर्विसेज देती हैं, वैसे यहाँ पर इन वाले OTT प्लेटफॉर्म्स को यानी व्हाट्सएप वगैरह को भी पहले एक लाइसेंस लेना होगा। और ऑब्वियस ही बात है, पहले वो लाइसेंस लेंगे, उसका पैसा जमा करेंगे, तो आपसे भी यहाँ पर वो चार्ज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज़ यहाँ पर इस बिल में ये थी। तीसरी चीज़ यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ रीफंड, यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये भी बोला है कि सपोज़ यहाँ पर कोई भी एक टेलीकॉम सेक्टर या इंटरनेट प्रोवाइडर है, यानी कोई भी हमारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट दे रही है, तो अगर वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर देती है, यानी कि अब उसको काम नहीं करना है, कंपनी बंद करके जा रही है वो कंपनी, है ना, वो लाइसेंस को सरेंडर कर रही है, तो जो भी पैसा यहाँ पर उसने लाइसेंस का पे किया था वो सारा पैसा उसको वापस से रीफंड कर दिया जाएगा, वापस से उसको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करी गई इस बिल के अंदर, वो है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट बाय लाइसेंसीज। यानी कि ये सरेंडर वाला केस तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ पर वो लाइसेंस सरेंडर कर देगी, उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर कंपनी ने लाइसेंस तो लिया लेकिन उसका वो पेमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, पेमेंट में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, तो उसको काफ़ी सारी छूट दी जाएगी कि वो आराम से पेमेंट करते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर उसके ऊपर छूट दी जाएगी कि भैया आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पेमेंट करते रहो, थोड़े थोड़े अमाउंट में करते रहो, है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करते रहोगे शॉर्ट टर्म्स में, या फिर आगे के लिए आपको थोड़ा डेट बढ़ा दिया जाएगा तो आपको छूट दी जाएगी, आप आराम से पेमेंट कर दो, कोई ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा उन कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे आते हैं। देन उसके बाद में इसी में एक चीज़ और ऐड करी गई है, वो है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सपोज़ यहाँ पर किसी कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना, कंपनी घाटे में चल रही है, बंद कर रही है वो भी, तो यहाँ पे अगर कोई इंसॉल्वेंसी होती है ना, तो जो भी यहाँ पर उसको स्पेक्ट्रम दिया गया था वो सब सरकार के कंट्रोल में वापस से आ जाएगा। मतलब अब इसको डिटेल से फिर से समझना होगा। सपोज़ यहाँ पर कोई एयरटेल कंपनी है, एयरटेल नहीं लेते, सपोज़ यहाँ पर आइडिया है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर ये आइडिया है, इन्होंने अपना काम किया, लेकिन अब ये हुआ कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, इनके पास में कुछ बचा नहीं है, घाटे में चल रहे हैं, बहुत उधारी सर पे आ चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, पूरी तरह से दिवालिया निकल चुका है इनका। तो यहाँ पर क्या होगा, वो कंपनी जब बंद करके जा रही है तो क्या होगा कि ये जो कंपनी के पास में जो भी स्पेक्ट्रम थी, यानी कि जो भी नेटवर्क्स इसके कंट्रोल में थे, उस नेटवर्क के माध्यम से आपको सर्विसेज मिल रही थी, वो सारे स्पेक्ट्रम, वो सारे नेटवर्क यहाँ पर सरकार की कंट्रोल में वापस से आ जाएंगे, सरकार उनको वापस से ले लेगी और बाकी दूसरी कंपनीज़ को वो दे सकती है। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद में इसी बिल के अंदर एक और चीज़ ऐड करी गई है, वो है टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। अब इस ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अभी भी जो टेलीकॉम सेक्टर है पूरा का पूरा, इस टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम कंपनियाँ, ये कुछ ना कुछ अमाउंट दे रही हैं और ये अमाउंट सरकार के पास में जमा हो रहा है। वो जो अमाउंट जमा हो रहा है ना, वो अभी तक किस फंड में जमा हुआ करता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। अब ये जो फंड है इसी का नाम बदल कर टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस बिल के अंदर बोला गया है। तो मतलब एक अलग से फंड भी बनाया जाएगा। तो जो भी पैसा यहाँ पर इस फंड में इकट्ठा होगा, ये सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर चला जाएगा और ये सारा जो पैसा जो भी इकट्ठा होगा, जो भी रेवेन्यू आएगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, वो सारा पैसा हम लोग वापस से डेवलपमेंट के ऊपर खर्चेंगे। जो हमारे गांव वाले एरिया हैं वहाँ पर टावर लगाना, वहाँ पर नई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देना, उन सब चीज़ों के अंदर वो पैसा खर्चा जाएगा। तो ये बिल के सारे प्रोविजंस हैं। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। मतलब हमने ऑलरेडी पूरा बिल भी कवर कर लिया है साथ ही साथ में, ठीक है ना। तो नंबर 1 पॉइंट आपका आर्टिकल से ये कवर हुआ। आर्टिकल में क्या चर्चा की जा रही है वो आपने समझा। एक और चीज़ यहाँ पर आर्टिकल में ये रह जा रही है, वो है TRAI, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये जो TRAI है ना, ये आखिरकार क्या है, इसके पास में क्या पावर्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत रेलिवेंट हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो आओ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो ये TRAI है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यानी बनाया गया था 20 फरवरी 1997 में। इसको बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से। वो एक्ट कौन सा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की ग्रोथ को मेंटेन करना, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसका डेवलपमेंट करना, इसको कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना, ये सारे काम TRAI के होते हैं। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंदर। अब TRAI के अंदर होता कौन कौन है, आपको पता होगा, जो भी बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर चेयरपर्सन, मेंबर्स, ये सभी लोग होते हैं। तो TRAI के अंदर कौन कौन होता है समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात हम मेंबर्स के बारे में जानेंगे। तो TRAI के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फिर से बोलता हूँ, एक चेयरपर्सन, 2 होल टाइम मेंबर जो हर समय के लिए रहेंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स जो थोड़े समय के लिए रहेंगे, यानी टोटल 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको अपॉइंट किया जाता है हमारी सरकार के थ्रू, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। नाउ जो यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, चेयरपर्सन हो गए या बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, इनका टेन्योर यानी कितने समय तक ये ऑफिस में रह सकते हैं, तो 3 साल का इनका टेन्योर होता है, या फिर अगर 65 साल की लास्ट एज होती है, इन दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए, 3 साल इनके पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर अब ये आगे सर्व नहीं कर सकते, या फिर ये 65 साल के पूरे हो जाते हैं तो भी आगे सर्व नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। दूसरा, चेयरपर्सन की बात करें तो इस बॉडी के जो चेयरपर्सन हैं इनके पास में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, पूरी पावर्स देखने को मिलती हैं, जैसे TRAI की मीटिंग्स को हेड करना, है ना, जो मीटिंग्स होती हैं इसकी जो अध्यक्षता होती है ना, वो भी यहाँ पर चेयरपर्सन ही करता है। चेयरपर्सन के साथ साथ इस बॉडी में एक और व्यक्ति होते हैं जो कि वाइस चेयरपर्सन होते हैं, यानी चेयरपर्सन के नीचे वाइस चेयरपर्सन आता है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमारी केंद्र सरकार सभी मेंबर्स को अपॉइंट करती है और केंद्र सरकार ही वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करती है। ये बात ध्यान में रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाउ जो भी वाइस चेयरपर्सन होते हैं इस बॉडी के, उनके पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। और सपोज़ यहाँ पर जो हमारी ये बॉडी है TRAI, इसमें दोनों हैं, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है। सपोज़ यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चेयरपर्सन एब्सेंट हो गए कि भैया मैं काम नहीं कर सकता अभी कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो जो सारी पावर्स हैं वो वाइस चेयरपर्सन के पास में आ जाती हैं, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी को संभालते हैं। हमारी केंद्र सरकार के पास में भी पूरी तरह से पावर है कि वो TRAI के मेंबर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इन मेंबर्स के बारे में बता दिया था। अब बात यह आती है, क्या मेंबर जब बन गए तो इनको बीच में हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है।
कौन हटाएगा? हमारी केंद्र सरकार ही हटाएगी। केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है और वही यहाँ पर इनको रिमूव कर सकती है। तो आप कहोगे रिमूव कैसे किया जाएगा? कोई कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिमूव कब किया जाएगा? जब सपोज यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है, जो भी मेंबर है, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा, या फिर आप कह सकते हो वो व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया होगा, अपराध किया होगा, या फिर वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है, यानी वो काम करने के सक्षम नहीं है ना। तो इन बेसिस पर, या फिर वो उस व्यक्ति ने अपनी पोजीशन को, जो भी जिस ओहदे पर वो बैठा है, उसको अब्यूज़ किया हो, उसको डिसरिस्पेक्ट किया हो, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर उस पर्टिकुलर पर्सन को, यानी TRAI के मेंबर को हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? हमारी केंद्र सरकार। और अपॉइंट कौन करेगा? वो भी केंद्र सरकार करेगी। क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं TRAI की मीटिंग्स के बारे में। इसकी कुछ मीटिंग्स होती हैं और मैंने आपको बता दिया, जब भी चेयरपर्सन इस बॉडी में नहीं होगा तो वाइस चेयरपर्सन के पास में पावर आ जाती हैं। अगर चेयरपर्सन है तो वेल एंड गुड, सारी मीटिंग की अध्यक्षता चेयरपर्सन करेगा। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर उनकी अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है ना। तो ये बात हो गई TRAI के बारे में। क्लियर हुआ? थोड़ा सा लेंदी हो चुका है आर्टिकल, लेकिन बहुत रेलिवेंट है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपने जैसा यहाँ पर समझा। आगे आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वो ये है कि वीडियो पे लाइक के बटन को प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक बात और जो कि आपको पता चल ही गया होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पार्टिसिपेट किया करो। स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। इससे हम दोनों का, यानी आपका और मेरा एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ता है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर इनकी जो प्रोफाइल है, नाम है, वो याद होने लगता है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन भी ज़रूर से एक्टिवेट रहा करो। नाउ आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, पहले इस वाले आर्टिकल को कवर करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। बात क्या की जा रही है? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये बोला कि जो भी हमारे मिशन चल रहे हैं, हमने क्या किया, साल 2019 में अगस्त के महीने में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, है ना। आर्टिकल 370 को हटाया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, जो कि पहले एक पर्टिकुलर स्टेट हुआ करता था। ये काम हमने 2019 में किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मिशन समाप्त नहीं हुआ है। मिशन कब समाप्त होगा? जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, यानी गिलगित बल्तिस्तान को, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी है, उसको जब हम भारत में ऐड कर लेंगे, भारत में रीयूनाइट कर लेंगे, तभी हमारा मिशन पूरा होगा। ऐसा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर मेंशन करते हैं। तो इनका कहना है मिशन टू एंड व्हेन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीयूनाइट विद इंडिया। तो ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने कल के दिन मेंशन करी है। जैसा मैंने आपको बताया, साल 2019 में 5 अगस्त को जो हुआ था वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता ही दिया है, लेकिन ये चीज़ें कब पूरी होंगी? जब हम लोग POK वाले रीजन को वापस से भारत में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है ना। तो ये बात बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप में इन चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है। जो आप लोग मैप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से ये मैप नज़र आएगा। ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये बॉर्डर मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करता हूँ। रेड कलर से बॉर्डर ड्रॉ किया मैंने। अब जब ये बॉर्डर ड्रॉ किया है रेड कलर से, ये क्या है? ये है LOC, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर की साइड में ऐसे ही बॉर्डर एक इधर भी आपको नजर आएगा, जो येलो कलर का मैंने ड्रॉ किया है। इस वाले बॉर्डर को क्या बोलते हैं? इस वाले बॉर्डर को बोलते हैं हम लोग LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो LAC है, इसके पीछे आपको देखने को मिलता है अक्साई चीन। अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर्टिकुलर अक्साई चीन वाले हिस्से को चाइना ने कब्जा लिया था। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। और वैसे ही आपको यहाँ पर LOC देखने को मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इस वाले पर्टिकुलर रीजन को पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, लेकिन ये इंडिया की ही टेरिटरी है, ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पर साल 2019 में 5 अगस्त के दिन क्या किया गया था? ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था,
पूरा एक पर्टिकुलर स्टेट हुआ करता था, इस पर्टिकुलर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि एक जम्मू यूनियन टेरिटरी बना दी गई और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, है ना। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दोनों को बांट दिया गया। क्लियर हो गई बात। तो अभी बोला यह जा रहा है कि जो भी हमारा मिशन है वो पूरा तब होगा जब हम लोग इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी पाकिस्तान से ले लेंगे और इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे हम अपने ही एरिया में रीयूनाइट कर लेंगे। अब हमने इन लोकेशंस को देखा तो इन लोकेशंस में आपको एक दो बातें और अच्छे से जाननी हैं, जैसे कि ये आपने पीओके वाला रीजन देख लिया, एलओसी देख लिया, इनके बीच में भी कुछ रीजन्स आते हैं, जैसे कि ये जो आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है या डार्क कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग सक्शगम वैली के नाम से जानते हैं। सक्शगम वैली जो है ना, ये एक ऐसी टेरिटरी थी जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी है चाइना को। चाइना को यहाँ पर ये टेरिटरी दे दी है 1963 में, सक्शगम वैली। फिर उसके बाद में पीओके, सक्शगम वैली, अक्साई चीन के नीचे आपको ये ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा होगा। ये जो ब्लू कलर का रीजन है ना, ये जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर के नाम से। सियाचिन ग्लेशियर आपने काफ़ी बार सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे आपको नुब्रा वैली देखने को मिलती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में ऊपर आपको सियाचिन ग्लेशियर नजर आएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। इसको और क्लियर में देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो। ये यहाँ पर ऊपर सक्शगम वैली है जिसको यहाँ पर पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को। बाकी ये रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये पीओके वाला रीजन है। इस वाले रीजन को वापस से रीयूनाइट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई लोकेशन में, तो क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? क्या हाँ, बिल्कुल बनते हैं। देखो, एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना है नहीं, साल 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ लेह, ऑप्शन सी नॉर्थ ऑफ गिलगित, या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था जो नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के नदन साइड में ऊपर जस्ट आपको देखने को मिल जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल ये नज़र आएगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने ये बोला कि जितने भी राज्य हैं उनके पास में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यानी एक पूरी एकमात्र नीति होनी चाहिए सभी राज्यों के पास में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। यानी कि एक पॉलिसी होनी चाहिए सभी राज्यों के पास में, एक कॉमन सी पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी क्या करेगी? वो आतंकवाद को टैकल करेगी, आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगी। इस प्रकार से बातें यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर ने बोली हैं। क्या क्या बोली हैं? अब हम लोग यहाँ पर आर्टिकल में चलते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल के दिन मेंशन किया सभी राज्यों के पास में एक यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी होनी चाहिए। एक ऐसी नीति होनी चाहिए जहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे टेररिज्म को रोका जा सकता है, साइबर क्राइम्स को कैसे हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ में होम मिनिस्टर बोलते ये हैं कि साल 2024 तक का टारगेट है हमारा कि हमें काउंटर टेरर एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी हमारी आतंकवाद वाली सिचुएशन से हम लोग जो जूझ रहे हैं, आतंकवाद जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हमें काउंटर करना है 2024 तक। हर एक स्टेट के पास में क्या होनी चाहिए? अपनी खुद की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ से लड़ने के लिए। साथ ही साथ में उन्होंने ये बोला कि हर एक राज्य को क्या करना होगा। देखो, सभी के पास में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास में एक बॉडी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी, ये पूरी बॉडी जो देखने को मिलती है, इसकी पावर्स को बढ़ा देना चाहिए, ये बोलते हैं। पावर्स यहाँ पर ये दे देनी चाहिए कि मान लो कोई टेरर से रिलेटेड यानी आतंकवाद से संबंधित कोई केस निकल कर आता है तो उस केस में जो एनआईए है इसके पास में पावर ये होनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर सके, है ना। अगर कोई टेरर रिलेटेड केस है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सके। ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स एनआईए को देनी चाहिए ताकि एनआईए और ज़्यादा मजबूत हो और एनआईए के पास में सारा डेटा कलेक्ट किया जाए और फिर उसके बाद में हम लोग आतंकवाद से लड़ सकें। बोला ये जा रहा है कि एनआईए जो है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको एक टास्क देना चाहिए कि भैया आप क्या करो, आतंकवाद को लेकर जो सारा का सारा डेटाबेस है वो अपने पास में तैयार करके रखो। जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंट्री के अंदर उसका डेटा आपको रेडी करके रखना है
ताकि हम लोग टेररिज्म को पूरी तरह से रोक सकें। जब हमारे पास में एक डेटा होगा तो हम उसको एनालाइज करने के बाद में कुछ अच्छे स्टेप्स उठा सकते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए। क्लियर हुई बात। और फिर बात यहाँ पर ये सारी बातें बोलने के बाद में होम मिनिस्टर एक बात और बोलते हैं, वो ये है, इन्होंने ये बोला सभी राज्यों से कि भैया आप नाट ग्रिड का इस्तेमाल करो। रिसेंटली आपको पता होगा नाट ग्रिड का उद्घाटन भी किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। नाट ग्रिड क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये ऑपरेशनल हो चुका है, काम कर रहा है। तो नाट ग्रिड का यूज़ करो, ऐसा यहाँ पर स्टेट से बोला गया है। नाट ग्रिड क्या है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हो इकलौता एक सा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पर 11 एजेंसीज आपस में कनेक्ट होती हैं। और ये 11 एजेंसीज़ के अंदर हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारी बॉडीज़ यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं एक साथ मिलकर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। और ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है। तो मतलब जो नेट ग्रिड है इसका काम है सारा का सारा डेटा अपने पास में रखना, और उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है आतंकवाद से लड़ने में। ये बात यहाँ पर होम मिनिस्टर मेंशन करते हैं। फिर इन्होंने ये बोला हमें ज़रूरत है क्या करने की? सभी राज्यों को साथ में आने की, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की। हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाना होगा, कोऑपरेशन के ऊपर काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन कोलेब्रेशन करना होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तभी हम लोग इन सारी प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे, खासकर टेररिज्म से लड़ पाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इस आर्टिकल से संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि सर नाट ग्रिड हमने पढ़ लिया, लेकिन नाट ग्रिड के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है नाट ग्रिड के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। तो सॉरी, मैंने जीएस पेपर नंबर 3 बोल दिया ना, वो डिफेंस सिक्योरिटी का टॉपिक है। जीएस पेपर नंबर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी आता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने नाट ग्रिड का उद्घाटन किया था, इस कैंपस का उद्घाटन किया था बेंगलुरु के अंदर। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में था, ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि नाट ग्रिड है क्या। नाट ग्रिड बेसिकली एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। तो मतलब कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। इन्होंने क्या किया, एक आईटी प्लेटफॉर्म बना दिया है। नाट ग्रिड बेसिकली एक ऐसा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पर अलग अलग हमारी इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपस में आकर मिलती हैं, वो सब कनेक्ट हो जाती हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। ये बेसिकली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पर हम लोग मान लो किसी के ऊपर शक है उसको ट्रैक कर सकते हैं या आतंकवादी को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। नाट ग्रिड का जो फॉर्मेशन है ना, ये कोई नया नहीं है। ये हमने जब भारत में 26/11 अटैक हुआ था, 26/11 अटैक यानी ताज होटल पर अटैक हुआ था मुंबई के अंदर साल 2008 में, है ना। तो उसके बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनता है, और उसके बाद ही उस समय पर जो हमारे होम मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये जोर दिया था नाट ग्रिड बनाने का। क्यों? क्योंकि 26/11 अटैक कैसे हो पाया? क्योंकि उस समय पर जो आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आया, इंडिया में आने के बाद उसने पूरी तरह से ये पूरा मतलब प्लानिंग करने के बाद में अटैक किया। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसके पीछे की पूरी प्लानिंग थी, महीने की प्लानिंग थी, और बहुत बार ट्रैवलिंग की गई है आतंकवादियों के थ्रू, इंडिया में फिर पाकिस्तान फिर इंडिया, इस प्रकार से ट्रैवलिंग की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको ट्रैक नहीं किया। हमारे पास में इस प्रकार से जो इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट है वो काफ़ी कमज़ोर था, हमने इन चीज़ों को ट्रैक ही नहीं कर पाए अच्छे से, है ना। तो उसी चीज़ के लिए कि भैया हम लोग पता लगा सकें, तो इसमें क्या होगा कि मान लो जो भी यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, उसका सारा का सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, कितनी बार वो ट्रैवलिंग कर रहा है, बैंकिंग को लेकर कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन भी करेगा वो व्यक्ति, है ना। और उसका जो भी मतलब जो भी यहाँ पर डेटा होगा वो सब यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा, और जिसके ऊपर भी शक होगा उसके ऊपर थोड़ी सी निगरानी रखी जाएगी, ताकि हम लोग आगे फर्दर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इंडिया में रोक सकें। समझ में आई बात? ये बात यहाँ पर नाट ग्रिड इसको इम्प्लीमेंट करता है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि नाट ग्रिड को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर रखा है। पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में? ये एक्ट आपको पावर देता है कि आप सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एक एप्लीकेशन फाइल कर, लेकिन आप नाट ग्रिड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते सरकार से। तो आरटीआई एक्ट से इसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर रखा है। अब बात यहाँ पर आती है नीड एंड ओरिजिन की। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। मुंबई में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद में ही हम लोगों ने 2800 करोड़ रुपए का बजट लगाने के बाद में नाट ग्रिड का फॉर्मेशन किया, ताकि हम लोग सारा का सारा डेटा ट्रैक कर सकें, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में हो, जैसे टेलीकॉम की, टैक्स रिकॉर्ड की, बैंक, इमिग्रेशन, ट्रांजैक्शन, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ना
ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स वाली ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इमिग्रेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वहाँ से सारा का सारा डेटा नाटग्रिड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो नाटग्रिड के पास में ये सारा डेटा इकट्ठा रहेगा और उस डेटा का इस्तेमाल हमारी 11 सेंट्रल एजेंसीज कर सकती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस जो हमारा रॉ है, या फिर हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये सारी एजेंसीज जो कि आतंकवाद को रोकने का काम कर रही हैं, वो सब इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक बात हो गई। तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर नाटग्रिड का एक्सेस किस किस को मिलेगा, हमारी सीबीआई, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस को मिलेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिलेगा, है ना, सीबीडीटी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, आईबी, एनसीबी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एनआईए, इन सब के पास में इस डेटा का एक्सेस रहने वाला है। साथ ही साथ में नाटग्रिड असिस्ट करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी असिस्ट करेगा, रॉ को भी असिस्ट करने का ये काम करेगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है नाटग्रिड के बारे में। लेकिन होता क्या है, इस पर्टिकुलर चीज़ की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी होती है, आलोचना भी होती है। आलोचना क्या होती है? सबसे पहली आलोचना, नाटग्रिड को अपोज किया गया कुछ लोगों के थ्रू। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का जो प्राइवेसी है ना, उसका वोलेशन हो रहा है। लोगों के पास में जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नाटग्रिड के अंदर डाली जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है और वो जो डेटा तैयार किया जा रहा है नाटग्रिड के अंदर, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे रखी गई। दूसरा ये बोला गया कि नाटग्रिड के अंदर जो भी डेटा रखा जाएगा ना आतंकवाद को रोकने के लिए, उसको उस डेटा का एक्सेस हमारी पुलिस के पास में नहीं है, बाकी सबके पास में, जो भी अलग अलग बॉडीज़ मैंने आपको बताई हैं उन 11 एजेंसीज़ के पास में एक्सेस मिलेगा, लेकिन पुलिस के पास में नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि सही से काम नहीं करेगा, ऐसा इस प्रकार से क्रिटिसिज्म देखने को मिला नाटग्रिड का। क्लियर हुआ? तो ये थे आज के हमारे कुछ आर्टिकल्स फ्रंट पेज पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आता है यहाँ पर अगला आर्टिकल। छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा क्या क्या है। बात क्या की जा रही है कि कल जो बीसीसीआई है, अब बीसीसीआई का मतलब समझते हो ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा क्रिकेट है ना, उसका एक बोर्ड बना हुआ है जिसको हम लोग बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। एक रिचेस्ट बॉडी है अपने आप में, आपने पता होगा इसके बारे में। तो जो भी हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया के अंदर में, उसको कंडक्ट करवाने का काम करती है बीसीसीआई। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती है बीसीसीआई। ये सारी बातें क्लियर हुई। तो कल क्या हुआ, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, इन्होंने यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अब से जो पेमेंट हुआ करेगी क्रिकेट मैचेस की, वो वेमेन और मैन दोनों को इक्वली यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि जो मैचेस के पेमेंट होंगे, अभी तक यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला करता था। जो वेमेन हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, इनको थोड़ा सा कम पेमेंट मिला करता था, बट अब इसको यहाँ पर इक्वल करने के बारे में बातचीत की गई है। यानी जितना ही मेन प्लेयर्स को पेमेंट मिलेगा अपने मैचेस का, उतना सिमिलर पेमेंट यहाँ पर वेमेन प्लेयर्स को भी मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर ये बात बीसीसीआई ने बोली, तो जो हमारी वेमेन को लेकर अलग अलग बॉडीज़ हैं, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन हो गया, या फिर हमारी मिनिस्ट्री फॉर वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो आप कह सकते हो कि हेड हैं, लीड करती हैं स्मृति ईरानी, ये हो गई। इन्होंने सब ने समर्थन किया इस चीज़ का। इन्होंने बोला है बीसीसीआई का एक बहुत अच्छा कदम है। इन्होंने यहाँ पर इक्वालिटी के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, इक्वली पे यहाँ पर करने के बारे में चर्चा की गई है। इससे यहाँ पर जो बहुत सारी और भी जो गर्ल्स हैं जिनका ड्रीम है स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर आने का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आगे इसको बढ़ावा मिलेगा। ये बात यहाँ पर रखी जाती है स्मृति ईरानी जी के थ्रू। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? तो बीसीसीआई ने क्या बोला, ये बात आपने समझ में आई। लेकिन वो जो आर्टिकल है अभी आधा आधा सा लग रहा है, यानी अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जय शाह का ट्वीट है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। इनका कहना यह है कि हम लोग अब डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं, और अब जो मैच की फ़ी होगी ना, मेन और वेमेन क्रिकेटर्स की, ये दोनों की इक्वल फ़ी होगी, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। जैसे कि कितनी फ़ी होगी, तो सपोज़ यहाँ पर कोई टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे पर प्लेयर। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से सिमिलर रहने वाला है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वेमेन को भी इतना ही मिलेगा और मैन को भी इतना ही मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना मतलब पेमेंट यही है, नॉर्मल सा पेमेंट है, मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप देखोगे क्रिकेटर्स बहुत सारी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होती है, काफ़ी सारी उनके अलग से रेवेन्यू होते हैं, अलग से रेवेन्यू होते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, इसी आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था ना, ये बेसिकली आज तक का आर्टिकल है, तो उसी आर्टिकल में आपको यहाँ पर आगे और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और फिर उसको मैंने आगे सर्च किया तो और भी चीज़ जानने को मिली, जैसे कि मुझे पता नहीं था, हाँ इतना पता था जैसे कि
जो भी यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो जब पोस्ट करते हैं ना, तो जैसे प्रमोशन वगैरह करते हैं तो पर पोस्ट के हिसाब से पैसा लेते हैं। ये सभी को पता है। अभी इंडिया में इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब कौन सा ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो विराट कोहली का अकाउंट है, जहाँ पर 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे आप आर्टिकल देखोगे, मेंशन किया गया है विराट कोहली पर पोस्ट के हिसाब से 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि अगर एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसके हिसाब से 9 करोड़ रुपए यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका मेजर रेवेन्यू आप कह सकते हो कि प्रमोशन से, एडवर्टीजमेंट से भी निकलता है। तो ये बात मतलब आर्टिकल के अंदर मेंशन थी, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। ये बात देखो, मुझे पता थी कि हाँ पर पोस्ट के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना इतना भी चार्ज किया जाता है। जब और डिटेल से खोलोगे ना, तो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, वो और भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं वो और ही बहुत बड़े बड़े अमाउंट चार्ज करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन थी या वो कुछ काम की नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पर उसको मैं लेकर नहीं आया, डिस्कस नहीं किया, बस खाली एक आइडिया के तौर पर मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ना आगे आते हैं और चलते हैं पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं और ख़ास बात तो यह है कि आज पता है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल हैं। वो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ में द हिंदू का एडिटोरियल है, ये भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एडिटोरियल पोर्शन एक ऐसा होता है जो कि आपको दूसरे न्यूज़पेपर से भी पढ़ना चाहिए, ये सभी लोग रिकमेंड करते हैं। और पढ़ना चाहिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरे आर्टिकल से भी, मतलब दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर जो अच्छे पॉइंट्स आए, तो जो वो काम मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। हिंदू के अंदर जो काम की चीज़ होती हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी एडिटोरियल्स होते हैं अलग अलग अखबारों से, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको पता होगा ये बहुत लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, कुछ महीने हो गए हैं, अलग अलग अखबारों से भी काम की चीज़ें निकाल कर लेकर आ रहा हूँ। एडिटोरियल की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा एक मेंस के क्वेश्चन को लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरेस्टिंग है। और बेसिकली आज एक एडिटोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है इस मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, वो आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, वहाँ पे ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको बताऊंगा। तो उन चीज़ों को अच्छे से सुनना है, उसके बाद में आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर और बेहतरीन तरीके से दे पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाईलाइट इंडियाज़ रीसेंट इनिशिएटिव इन स्पेस सेक्टर। जो हमारा स्पेस सेक्टर है या फिर जो अंतरिक्ष का पूरा क्षेत्र है, इसमें भारत ने रिसेंटली क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव उठाए, और कैसे हम लोगों ने जो स्पेस का कमर्शलाइजेशन है, कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से पैसा कमाया जा रहा है, और ये इंडिया को कैसे स्पेस के डोमेन में और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। कैसे जो ये कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कैसे ये कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है ना, ये इंडिया के प्रेजेंस को स्पेस डोमेन में इम्पैक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कैसे हम लोग को यहाँ पर ये बढ़ावा दे रहा है, यानी कि कैसे हम लोग स्पेस सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर में भारत का प्रेजेंस कैसा हो रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। जैसा मैंने आपके साथ में रिसेंटली इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, नहीं पता है तो डोंट वरी, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा, एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा और उसके बेसिस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखनी है आपको। जैसे आप लोग ये फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिलेगा, जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जाकर उसको ज्वाइन करना और अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट करना। और एक छोटा सा काम ये करना कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। जब आप एक दूसरे के 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, मतलब पूरे दिन में आपको 2 आंसर रिव्यू करना है, तो आप 2 आंसर रिव्यू करोगे तो सभी लोग के आंसर्स रिव्यू हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि दूसरे में नहीं थे या फिर आपने खुद नहीं लिखे हैं, तो फिर वो आप अपने नोट्स में ऐड कर पाओगे। साथ ही साथ में आप सामने वाले व्यक्ति की अगर कोई मिस्टेक होती है तो उनको बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसको ज्वाइन करो। चलो फिलहाल आते हैं एडिटोरियल पर। सबसे पहला आर्टिकल लेंगे हम हिंदुस्तान टाइम के अखबार से। तो हिंदुस्तान टाइम के ऊपर आ जाते हैं और ये बात करता है पर्टिकुलर एडिटोरियल स्पेस प्रोफिशिएंसी के बारे में, यानी स्पेस सेक्टर के बारे में ये चर्चा करता है। इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है राज शुक्ला ने। तो बेसिकली यहाँ पर ये राइटर हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के। इन्होंने मेंशन किया कि किस प्रकार से स्पेस सेक्टर के अंदर इंडिया कर रहा है आगे और क्या क्या हम लोग को करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने स्पेस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें और कैसे स्पेस इकोनॉमी को हम लोग और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखेंगे। इनको बस खाली अच्छे से देखते हुए चलना और सुनते हुए चलना। सबसे पहली चीज़ देखो, जो भारत का स्पेस सेक्टर है, हम लोग पूरे अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं।
तो स्पेस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है दुनिया भर के अंदर। रीज़न क्या है? नंबर वन रीज़न, भारत यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव काम करता है। यानी कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो दुनिया भर के अंदर कुछ ही कंट्रीज़ है जिनके पास में खुद की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत के पास में इसरो है, वैसे रशिया के पास में रॉसकॉस्मॉस है, और वैसे ही जापान के पास में जाक्सा है, अमेरिका के पास में नासा है। ये इन कंट्रीज़, ये कुछ ही कंट्रीज़ है दुनिया भर के अंदर जिनके पास में खुद की अपनी स्पेस एजेंसीज़ हैं। और ये स्पेस एजेंसीज क्या करती हैं? सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करती हैं, है ना। कोई भी मिशन होता है अंतरिक्ष के अंदर, उसको कंडक्ट करने का काम करती हैं। तो इसरो भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन पता है इन सब चीज़ों के अंदर एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भारत की खास बात यह है कि हम लोग बहुत सस्ते दाम में और बिल्कुल अच्छे वे में सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। और इसी चक्कर में दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो भारत से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च भी करवाती हैं। तो इंडिया का स्पेस सेक्टर दुनिया भर में जाना जाता है किस चीज़ के लिए? कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट्स को बनाने के लिए और उनको लॉन्च करने के लिए। और इसी चक्कर में हमने दुनिया भर की कंट्रीज़ को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ कि हम अच्छे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। आप देखोगे दुनिया भर में जो स्पेस इकोनॉमी है, यानी कि अंतरिक्ष से जितना भी पैसा जनरेट होता है दुनिया भर के अंदर, उसका 2 से 3% इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। और आने वाले टाइम पर 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम इसको 10% तक लेकर जाएं, यानी भारत की स्पेस इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। फिर मेंशन यहाँ पर किया जाता है कि देखो इंडिया ने खुद यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स कर रखे हैं, कुछ वादे कर रखे हैं जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम लोग अपना जो भी स्पेस सेक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसको सही तरीके से उपयोग करेंगे, शांति के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनके पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि वेपनाइजेशन के लिए, ना कि यहाँ पर आप कह सकते हो कोई आतंकवाद बढ़ावा के लिए। हम लोग बहुत आप कह सकते हो चीज़ों को सोच समझ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारत का ये खुद का भी एक ऐसा कमिटमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो ये कमर्शलाइजेशन है ना, वो यहाँ पर इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग धीरे धीरे अपनी स्पेस से पैसा भी जनरेट कर रहे हैं। इसरो जैसे कि मान लो किसी बाहर का देश है, कोई दूसरी कंट्री है, उसको सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो भारत के पास में आया, उसने बोला सर हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, हमने उसके बदले में कुछ चार्ज लिया और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इस प्रकार से कमर्शलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है और इंडिया आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। ये बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं। वो कैसे बन सकता है? क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे हैं अपने स्पेस सेक्टर के अंदर। वो डेवलपमेंट्स क्या क्या है? पहला, हम लोगों ने डिफेंस स्पेस एजेंसी को बनाया। तो रिसेंटली यहाँ पर डिफेंस स्पेस एजेंसी को बनाया गया है। इस पर्टिकुलर एजेंसी को सपोर्ट मिलता है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो DSRO का यहाँ पर इसको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे इसका काम बेसिकली है कि हम लोग स्पेस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ाकर काम कर सकें। और इसी के साथ में हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने डिफेंस स्पेस मिशन को भी लॉन्च करा है रिसेंटली डिफेंस एक्सपो के अंदर। गुजरात में गांधीनगर के अंदर रिसेंटली डिफेंस एक्सपो होता है और इस एग्जीबिशन के अंदर डिफेंस स्पेस मिशन को भी हमारे PM ने लॉन्च किया। हमारा टारगेट है कि हम लोग अपनी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएं। यानी कि हम लोग अभी के टाइम पर सैटेलाइट्स को बना रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स को भी बना देते हैं। तो ये जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटीज़ है ना, इसको हमें और ज़्यादा एक्सपैंड करना है और भारत इसको एक्सपैंड कर भी रहा है। आप देखोगे भारत की जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या अपॉर्चुनिटी है वो आने वाले टाइम पर बढ़ने वाली है। 2025 तक हम इसको आप कह सकते हो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को $3.2 बिलियन तक पहुँचाने वाले हैं। साल 2020 में ये $2.1 बिलियन तक पहुंच गया था। तो अभी हम लोग इस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे, वो बात रखी जा रही है। सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि अभी इंडिया ने, आपको पता होगा, एक और काम करा है। वो काम क्या है? भारत ने अपना इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट, जो सबसे भारी रॉकेट है, GSLV Mark 3, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रखा गया लॉन्च व्हीकल Mark 3, है ना। तो एक मिशन हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया जहां पर हमने लगभग 36 सैटेलाइट्स को, वो सैटेलाइट्स UK बेस्ड कंपनी है एक OneWeb, इस कंपनी की 36 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है। आप देख सकते हो UK की 36 सैटेलाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया है अपने एक हैवीएस्ट रॉकेट के माध्यम से। तो रिसेंटली यहाँ से भी हमने अर्निंग करी है। तो कमर्शियल फ्लाइट की बात की जा रही है, ये होता है कमर्शियल फ्लाइट। इस प्रकार से यहाँ पर स्पेस इकोनॉमी का, अपनी स्पेस एजेंसीज का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना, इससे और भी बहुत सारा रेवेन्यू का जनरेशन करना। तो इसमें भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
एक और चीज़ का डेवलपमेंट हम लोगों ने कर लिया है, वो है इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। इसको लॉन्च किया गया ताकि क्या कर सकें हम लोग, प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ावा दे सकें अपने स्पेस सेक्टर के अंदर, क्योंकि सारा बर्डन अभी के टाइम पर इसरो के ऊपर है ना। इसरो को ही क्या करना है, रॉकेट बनाना है, इसरो को ही रिसर्च एनालिसिस करना है, सारा काम करना है, लॉन्च करना है, सब कुछ इसरो के ऊपर है। और इस चक्कर में आप कह सकते हो कि जो भी बजट आता है इसरो के लिए, वो ज़्यादातर पैसा रॉकेट बनाने और इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है, तो सही से अच्छी तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अभी प्राइवेट स्पेस को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन स्पेस ये काम करेगा कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी चांस देगा कि वो स्पेस सेक्टर में इसरो के साथ मिलकर काम कर सकें। और प्राइवेट कंपनीज जब एंटर होंगी स्पेस सेक्टर में तो हमारे इसरो को सपोर्ट मिलेगा, जैसा बाकी सारे देशों में होता है। आप देखोगे अमेरिका में नासा को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कि यहाँ पे इलॉन मस्क का है, ब्लू ओरिजिन है, जेफ बेजोस का है। तो अलग अलग इस प्रकार से प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी काम कर रही हैं। इससे आपके कंट्री का जो खुद का सरकार का स्पेस एजेंसी है उसको बहुत हेल्प मिलता है, तो इससे इसरो को भी हेल्प मिलेगा। इसी वजह से हम लोगों ने इन स्पेस को लॉन्च किया। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है, वो है संवाद प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम स्पेस रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ावा देगा यंग माइंड्स को लेकर, यानी कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों के अंदर दिलचस्पी को क्रिएट करेगा। बच्चों को लेकर हम लोग नए नए प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ पर जो यंग माइंड्स हैं वो और ज़्यादा स्पेस रिसर्च के बारे में जान सकें, इच्छुक हो। तो बेसिकली इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है बच्चों के लिए। समझ में आई बात स्पेस एजेंसी को लेकर। अब बात यह है कि हम लोगों ने इतना सारा डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई चैलेंजेस वगैरह नहीं आ रहे? बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं, ऐसा राइटर बताते हैं। राइटर ये बोलते हैं सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले से ही प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज़ को इसमें बढ़ावा देने की बातचीत की है, वरना बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपने देशों में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती हैं स्पेस के अंदर, लेकिन भारत के अंदर अभी केवल और केवल आपको इसरो ही देखने को मिलता है। तो हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देखोगे ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में, मतलब हमारी सरकार डायरेक्टली इसरो को कंट्रोल करती है, और इसरो की एक आध बॉडी है, जैसे अंतरिक्ष नाम की एक बॉडी है जो कि इसरो के स्पेस प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो एक आध बॉडी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर अभी भी यहाँ पर थोड़ा पीछे रह गया है इस स्पेस सेक्टर के अंदर, मतलब स्पेस इकोनॉमी के अंदर भारत में। तो भारत में हम लोगों को इस प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट करना होगा। तो पहली चैलेंज तो ये आ रहा है। दूसरा चैलेंज है हमारे पास में स्पेस डेब्रिस। पता है एक चीज़ क्या है, जैसे जैसे स्पेस को लेकर नई नई एजेंसीज आएंगी, बहुत सारे मिशंस लॉन्च होंगे, बहुत सारी सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे होंगे, तो आपको ये तो अच्छी बात है, ढेर सारी सैटेलाइट लॉन्च हो रही हैं, ढेर सारे मिशन हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ ये सोचो कि अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उस सैटेलाइट की एक पर्टिकुलर एज होती है, यानी कुछ इतने समय तक 10 साल 15 साल तक वो सैटेलाइट काम करेगा, और उसके बाद में वो सैटेलाइट हो जाएगा ख़राब। तो क्या होगा, वो स्पेस में कचरे की तरह घूमता रहेगा। तो यानी कि जो स्पेस डेब्रिस है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और आगे भी इंक्रीज़ होगा, जो कि कहीं ना कहीं किसी बड़े मिशन के लिए खतरा बन सकता है, किसी बड़े मिशन से टकरा सकता है। क्लियर हुई बात? तो एक चैलेंज ये भी है। दूसरा यहाँ पर ये भी है, जो ये अंतरिक्ष के अंदर कचरा है ना, ये हमारी ओजोन लेयर को भी ख़त्म कर रहा है। फिर एक चैलेंज आता है चाइना का स्पेस लीप। आप देखोगे चाइना स्पेस सेक्टर में लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना जिस स्पीड से काम कर रहा है वो आने वाले टाइम पर बहुत सारे अलग अलग स्पेस एजेंसीज को बुरी तरह से ओवरटेक करने वाला है। चाइना की स्पेस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। चाइना ने खुद का नेविगेशन सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बेडो। भारत का भी नेविगेशन सिस्टम आ चुका है नेविक, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बेसिकली, अभी आपको पता होगा, कल मैंने आपको नेविक के बारे में समझाया भी था। मेंशन ये किया जाता है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आपको बीआरआई के बारे में पता होगा, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया है बीआरआई में। तो वो जो कंट्रीज़ हैं ना, वो कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं चाइना को स्पेस सेक्टर में ज्वाइन कर रही हैं, चाइना की स्पेस इंडस्ट्री को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है भारत के लिए कि चाइना की स्पेस इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। देन एक और कंसर्न आता है, वो है लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कमर्शलाइजेशन। जिस प्रकार से कमर्शलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जिस प्रकार से आप देखोगे अभी क्या होता है ना, जो स्पेस एक्स है, यानी स्पेस एक्स इलॉन मस्क का है, उसके बाद में जेफ बेजोस का
वो है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली स्पेस टूरिज्म को इस्तेमाल किया। स्पेस टूरिज्म क्या मतलब, एक एक इंसान से करोड़ों रुपया लेंगे और करोड़ रुपया लेकर पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे और वापस से नीचे ले आएंगे, है ना। तो मतलब स्पेस में घुमा कर ले आएंगे और करोड़ों रुपया लिया जा रहा है। तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे इलॉन मस्क स्टारलिंक वाली सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से भी बहुत सारा अर्निंग कर रहे हैं। तो कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इन स्पेस एजेंसी के ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नहीं गए हैं। और अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे नहीं तो स्पेस इकोनॉमी आने वाले टाइम पर कंसर्न में, यानी चिंता वाली बात ये होगी, जो प्राइवेट वाली कंपनीज है ना, वो डोमिनेट कर सकती हैं। वो यहाँ पर आने वाले टाइम पर आप कह सकते हो उनके पास में कोई ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे नहीं ना, तो वो मोनोपलाइजेशन कर सकती हैं आने वाले फ्यूचर में। ये बात यहाँ पर रखी जाती है। देन आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी कैन फर्दर बी हार्नेस्ड। कि मतलब राइटर ये बोलते हैं कि कैसे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आज के टाइम पर ना जो हर चीज़ है वो स्मार्ट हो चुकी है। फ़ोन भी स्मार्टफोन हो चुका है, फार्मिंग भी स्मार्ट फार्मिंग हो चुकी है। तो स्मार्ट फार्मिंग के अंदर हम लोग इस स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च करी, वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर सारा का सारा डेटा मॉनिटर कर रहा है। मिट्टी को मॉनिटर कर रहा है, सूखा पड़ रहा है, वेदर को मॉनिटर कर रहा है, मौसम कैसा है ना। तो क्या होगा, हमें पहले से जानकारी दे देगा बारिश की, रेनफॉल की। तो उस जानकारी से हमारे जो फार्मर्स हैं वो प्लान कर सकते हैं अपनी पूरी फसल को, है ना। अगर बारिश ज़्यादा होने वाली है तो फार्मर्स इरिगेशन कम करेंगे, सिंचाई कम करेंगे, क्योंकि सिंचाई भी हो जाएगी, बारिश भी हो जाएगी, तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फसल डैमेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एग्रीकल्चर को स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाने में। फिर ऐसे यहाँ पर और भी काम किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेस फॉर वेमेन को भी हम लोग लेकर आए। जो स्पेस फॉर वेमेन है ना, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस के अंदर एक बेसिकली आउटर स्पेस अफेयर प्रोजेक्ट है जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि हमें अभी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वेमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको भी लेकर आना चाहिए। नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए गांव के लेवल के ऊपर, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं ना वहाँ पर जागरूकता फैलानी चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। जो वेमेन्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के अंदर, उनका इंटर्नशिप करवाना चाहिए इसरो के साथ में। इसरो के साथ में वो इंटर्नशिप करें, प्रोग्राम करें, जाने, अवेयरनेस फैलेगी तो स्टूडेंट्स, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ पाएंगे। तो इससे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और इसमें हम लोगों ने एक पहल शुरुआत कर भी दी गई है। कैसे की है हमने शुरुआत, आज़ादी सेट जो सैटेलाइट आपको पता होगा, इसको 750 लड़कियों ने बनाया था। तो बेसिकली ये पहला स्टेप उठ चुका है, आने वाले टाइम पर इस स्टेप को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। फिर उसके बाद में राइटर मेंशन करते हैं कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारी एक तरीके से और मदद कर सकती है। वो क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं इनको कनेक्ट कर सकती है। यानी कि हॉस्पिटल्स को कनेक्ट कर सकती है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो गाँव के अंदर हॉस्पिटल्स हैं और शहर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो उन गांव वाले हॉस्पिटल्स को शहर वाले हॉस्पिटल्स से अच्छे से कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स आए तो बहुत आराम से यहाँ पर हम लोग इंसान की जान बचा सकें, एक अच्छा हेल्थ केयर गाँव के लेवल पर भी दिया जा सके। ये बात बोली गई। दूसरा, हम लोग यहाँ पर काम अभी ये कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा एक कदम ये भी उठाना है कि जो अंतरिक्ष के अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है वो उस कचरे को हम लोग सॉल्व करें, उस कचरे को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करें। इसको लेकर भी हमें यहाँ पर काम करना होगा। फिर बात ये आती है एक और, वो ये है कि इंडिया अभी एक स्पेस मार्केट हब की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग दुनिया भर में आप कह सकते हो कि बहुत सस्ते दाम में काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर कंपटीशन इंक्रीज़ होने वाला है, तो भारत को यहाँ पर बहुत पहले तो एडवांटेज होगा बहुत ज़्यादा कि हम लोग अपनी इस टैलेंट की वजह से काफ़ी सारा एडवांटेज उठा सकते हैं। तो स्पेस इकोनॉमी से ये भी यहाँ पर एक फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आपको पता होगा कि ये समय है कि भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए और स्पेस सेक्टर के अंदर इसरो को थोड़े से और ज़्यादा काम को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ में लेकर आना चाहिए और आने वाले टाइम पर और भी बड़े बड़े मिशंस को लेकर आने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा अभी गगनयान मिशन जो है वो आने वाला है ना। मतलब गगनयान मिशन को हम लोग जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, सॉरी। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ अगला एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का है। यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया और रशिया के
व्यापार के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल है और आपको पता है ये जो इशू है ना बहुत न्यूज़ में है, और अगले साल मतलब जो हमारा नेक्स्ट मेंस होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए इंडिया रशिया को लेकर, इंडिया के रशिया के वॉर को लेकर, सॉरी ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, वॉर कह रहा हूँ। तो व्यापार इस साल ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनना। चलो डिस्कस करते हैं। नाउ इंडिया और रशिया के ट्रेड के बारे में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। सबसे पहली बात, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ किया। उस डेटा में ये बताया कि इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी कि जो व्यापार है रशिया के साथ में, वो इस साल यानी साल 2022-23 के अंदर ऑल टाइम हाई है। साल 2022 से जो चल रहा है ना, इसके स्टार्टिंग के 5 महीने में देखें, यानी अप्रैल से अगस्त के महीने में देखें, तो इस समय के बीच में दोनों कंट्रीज़ में यानी इंडिया और रशिया के बीच में जो व्यापार हुआ है वो 18,229 मिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार हुआ है। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी साल यहाँ पर हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। इस वजह से ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने पास में सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके रखना। फाइंडिंग्स क्या है समझते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि अगर आप लोग इंडिया रशिया के ट्रेड को एनालाइज करते हो, यानी व्यापार को देखते हो, तो साल 2020-21 में जो व्यापार था ये था 8,141.26 मिलियन यूएस डॉलर का। साल 2021-22 के अंदर अब जब व्यापार देखोगे तो ये 13,124.68 मिलियन डॉलर्स का पहुंच चुका है। यानी इस साल जो व्यापार है ना बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। यानी इस साल जो व्यापार है इंडिया रशिया के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कोरोना से पहले भी इतना व्यापार नहीं हुआ करता था। कोरोना से पहले 2019-20 में ये 10,000 यूएस डॉलर्स का हुआ था, 2018-19 में 8,000 यूएस डॉलर्स, 2017-18 में 10,000 यूएस डॉलर्स, लेकिन अब की बार 13,000 यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। तो मतलब कोरोना से पहले भी इतना व्यापार नहीं हुआ करता था, कोरोना के बाद भी यहाँ पर इतना व्यापार नहीं हुआ, लेकिन इस साल दबा के व्यापार किया है इंडिया और रशिया ने। और जितना व्यापार किया है ना, इसी के चक्कर में रशिया जो है ये भारत का 7वां बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पिछले साल रशिया भारत का 25वां ट्रेडिंग पार्टनर था और 25वें से डायरेक्टली इस साल जंप मार दिए 7वें नंबर पर। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या दबा के व्यापार किया गया होगा। मतलब 7वां नंबर पर आने वाला ट्रेडिंग पार्टनर है। बाकी टॉप 6 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, ये टॉप 6 पार्टनर्स आपको देखने को मिलते हैं जिससे भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। और अब यहाँ पे 7वें नंबर पर आ चुका है रशिया। क्लियर हुई बात। नाउ आगे आते हैं। अब बात ये करते हैं कि कैसे हुआ ये सब कुछ। देखो यहाँ पर एक सडन जंप देखने को मिला, यानी कि सडनली अचानक से ये काम हुआ। हुआ क्या, हुआ ये कि हमने रशिया से इंपोर्ट को बढ़ा दिया। रशिया से हम लोग पहले से ही बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, हथियारों को खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने एकदम से बढ़ा दिया। और क्या चीज़ें बढ़ाई, हथियार को इतना नहीं बढ़ाया हमने सबसे ज़्यादा जो खरीदा ना इस साल वो है तेल, कच्चा तेल और खाद, फर्टिलाइज़र। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदी गई हैं। इसी की वजह से व्यापार बहुत अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा है। रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद हुआ और इस विवाद के बाद में आप देखोगे रशिया पूरा अलग सा हो गया था। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुके थे, रशिया व्यापार नहीं कर पा रहा था। रशिया ने सस्ते में तेल बेचा, कच्चा तेल रशिया ने सस्ते में बेचा। तो सस्ते में जब बेचा तो क्या हुआ, भारत ने बहुत सारा तेल परचेज भी किया रशिया से। तो ऑयल के साथ साथ हमने फर्टिलाइज़र यानी खाद भी इस साल बहुत ज़्यादा परचेज़ किया है रशिया से। तो ये जो अचानक से एक जंप देखने को मिला है इंपोर्ट के अंदर ना, इसी चक्कर में जो व्यापार है इसको भी यहाँ पर एक पुश मिला है। आप देखोगे पिछले कुछ सालों के अंदर व्यापार कितनी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 500% से 560% से 570% से इतने प्रतिशत व्यापार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और अब की बार हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज करी हैं वो है पेट्रोलियम ऑयल और कुछ और फ्यूल आइटम्स जैसे कि मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, या फिर डिस्टिलेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, बिटुमिनस सब्सटेंस हो गए, मिनरल वैक्सेस हो गया। इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है भारत ने। और फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम ऑयल के बाद फर्टिलाइज़र दूसरी चीज़ थी जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया। तो रशिया से बहुत कुछ यहाँ पर परचेज़ किया गया जिसमें से ऑयल और फर्टिलाइज़र टॉप पर रहा। क्लियर हुआ, जिसकी वजह से व्यापार इस साल अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा। नाउ अब इसी इंडिया रशिया के रिलेशंस के कुछ और अलग अलग एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर राइटर ने बताए हैं।
जैसा पहला यहाँ पर इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ये बात करते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर के समय पर, शीत युद्ध के समय पर भारत और सोवियत यूनियन दोनों ने अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब स्टार्ट किया, दोनों के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत मजबूत थे, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत मजबूत थे शीत युद्ध के समय पर, कोल्ड वॉर के समय पर। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है, आपको पता होगा सोवियत यूनियन टूट जाता है, यूएसएसआर टूटता है 1991 में, उसके बाद यहाँ पर इसमें से 15 देश निकलते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर रशिया भी बनता है। तो सोवियत यूनियन जैसे ही टूटा, उसके बाद हम लोगों ने अपने रिलेशन, पहले तो सोवियत यूनियन के साथ थे, बाद में जब ये टूट गया तो बाद में हमारे रिलेशन रशिया के साथ में बहुत मजबूत हो गए। रशिया के साथ में हमने स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को मेंटेन करके रखा। हाउएवर यहाँ पर बोला गया, जो भी ये रिलेशन है इसमें पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, रिलेशन थोड़े से ख़राब हुए थे। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जो रशिया का झुकाव है ना, वो चाइना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। अब चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस रशिया के साथ में ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भारत के रिलेशंस यहाँ पर रशिया के साथ में थोड़े से ख़राब हो रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर चीज़ें ऑब्वियसली वापस से ठीक हो चुकी हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इसमें इंडिया का सपोर्ट रशिया को बहुत मिला, तो वापस से आप कह सकते हो चीज़ें ट्रैक पर आ चुकी हैं। अब दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में राइटर चर्चा करते हैं। राइटर बोलते हैं कि साल 2019 में रशिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया था, और उस ऑर्डर पर यह था कि रशिया ने हमारे पीएम मोदी को रशिया का एक हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन का अवार्ड दिया है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल, इसको ये नाम बोलते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो अवार्ड दिया गया हमारे पीएम मोदी को, हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन का। तो ये जो ऑर्डर है ये प्रेजेंट करा गया था हमारे पीएम मोदी के लिए, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ये इसलिए दिया गया क्योंकि पीएम मोदी के आप कह सकते हो पीएम मोदी के लीडरशिप के अंदर में जो रशिया और इंडिया के जो फ्रेंडली टाइज़ हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। फिर साथ ही साथ में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अभी अलग अलग कमीशंस को भी बनाया है। जैसे व्यापार को लेकर एक कमीशन बनाया गया है, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन, और दूसरा यहाँ पर है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। ये दो इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस हैं जो कि आपस में हर साल बातचीत करती हैं। ये बात राइटर ने बोली। फिर राइटर ने यहाँ पर व्यापार को लेकर कुछ चीज़ें बताई हैं। राइटर ये बोलते हैं व्यापार में देखो हम लोगों ने बहुत कुछ ग्रो तो कर लिया है, बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा है, लेकिन अभी इन दोनों कंट्रीज़ को व्यापार और ज़्यादा बढ़ाना है। दोनों कंट्रीज़ ने फोकस ये किया है कि साल 2025 तक हम लोग बहुत सारा लगभग $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इस व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब 2025 तक इस व्यापार को $30 बिलियन तक पहुँचाना है। फिर उसके बाद में राइटर ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस के बारे में चर्चा की है, यानी जो इंडिया और रशिया है इन दोनों के डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस कैसे हैं। देखो दोनों ने ना साथ में मिलकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्राई सर्विस अभ्यास होता है। उस ट्राई सर्विस अभ्यास को हम लोग इंद्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इंद्र नाम का एक अभ्यास होता है इंडिया और रशिया के बीच में। फिर साथ ही साथ में एक जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम भी आप देख पाओगे इंडिया और रशिया के बीच में। जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम अलग अलग चीज़ों को लेकर है, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल को लेकर है। तो ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल यहाँ पर इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर बनाया है। उसके बाद में 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम हो गया, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, KA-2262 इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गए। इन दोनों ही चीज़ों को साथ में यहाँ पर कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। कुछ फ्रीगेट्स वगैरह यहाँ पर आप कह सकते हो, इनको लेकर अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ चला रही हैं। फिर बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर जो कि यहाँ पे भारत ने परचेज़ करे हैं रशिया से, बहुत सारे ऐसे हथियार, वो S-400 देखने को मिलेगा, कमोव KA-226-200 ये देखने को मिलेगा, फिर T-90S भीष्म देखने को मिलेगा, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम। ये जो चीज़ें हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया और रशिया के बीच में है। इंडिया ने बहुत सारे हथियार जो है वो रशिया से अभी के टाइम पर परचेज़ कर रखे हैं, और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर रिलेशंस भी फिर मेंटेन होते हैं। आप देखोगे कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको बनाया गया है रशिया और इंडिया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत, यानी रशिया और इंडिया ने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। और इंडिया और रशिया साथ में मिलकर अभी रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो न्यूक्लियर रिलेशंस को लेकर भी दोनों कंट्रीज साथ में काम कर रही हैं। नाउ रशिया का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस क्या है, राइटर बोलते हैं कि भैया चाइना को टैकल करने में, क्योंकि चाइना का एग्रेशन बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा है,
तो इसको टैकल करने में रशिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रशिया यहाँ पर चाइना से बातचीत कर सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। चाइना को हम लोग, रशिया का सपोर्ट यहाँ पर इंडिया के प्रति रहेगा, तो चाइना भी यहाँ पर थोड़ा कम अपना ये अग्रेशन दिखाएगा। फिर बात यहाँ पर बोली जाती है कि अभी दोनों कंट्रीज़ अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, चाहे हथियार का मामला हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, माइनिंग हो, एग्रो इंडस्ट्रियल हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ में दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम कर रही हैं। तो रशिया यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भारत को दे रहा है, तो इसमें भी रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है भारत के लिए। फिर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म का बढ़ावा होगा तो पाकिस्तान से होता हुआ वो इंडिया के अंदर आएगा। तो इंडिया और रशिया दोनों मिलकर टेररिज्म को भी कॉम्बैट कर रहे हैं साथ में, तो इस वजह से भी यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो है, रशिया का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे बोला गया सपोर्ट एट मल्टीलेटरल फोरम, मतलब एडिशनली रशिया का जो सपोर्ट है ना इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत ने मांग करी है कि हमें भी एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो उस परमानेंट मेंबरशिप को मिलने के लिए रशिया का सपोर्ट इंडिया के प्रति देखने को मिल जाता है। बाकी मिलिट्री एक्सपोर्ट देखोगे तो रशिया से बहुत सारे हथियार हम लोगों ने परचेज़ करे हैं, और बहुत सारे हथियारों में मैंने आपको नाम भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आती है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर ये हथियार परचेज़ करना थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद यहाँ पर हथियार को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन हम लोग खुद यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी रशिया का एक सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं वो इंडिया रशिया साथ में मिलकर ही डेवलप कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है फिरोज़ वरुण गांधी के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इनका कहना यह है कि देखो बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है, और स्कीम चलाने के बाद में क्या करती हैं, उस स्कीम को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है जल्द ही, या फिर उस स्कीम के अंदर पैसे नहीं दिए जाते। ऑब्वियस सी बात है वो स्कीम तभी चलेगी जब प्रॉपर फंडिंग होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि सरकार जो स्कीम्स को डाउन कर देती है ना, उसको ख़त्म करने की बजाय, उसका फंड साइज़ काटने की बजाय हमारा एम ये होना चाहिए कि हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बहुत अच्छा दें, अच्छे से यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज को हम लोग प्रोवाइड करवाएं, सरकार प्रोवाइड करवाए। क्योंकि राइटर ये मेंशन करते हैं पिछले 3 सालों के अंदर, ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में आप देखोगे ना तो 50% जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, यानी कि 50% ऐसी स्कीम जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर वो स्कीम के ऊपर काम कर रही हैं, उन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब 50%, आधी से ज़्यादा स्कीमों को ख़त्म कर दिया गया, या फिर डिसकंटिन्यू नहीं किया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए, या फिर किसी दूसरी स्कीम के साथ मिला दिया गया, और ये इम्पैक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। इनका कहना यह है कि देखो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो 3 स्कीम्स देखने को मिलती हैं, मतलब कि 19 में से 3 स्कीम्स नज़र आती हैं। 19 स्कीम लेकर आए थे और बची कितनी है? 3 स्कीम बची हैं। मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 मिशन शक्ति, ये कुछ स्कीम्स बची हैं जिन्होंने अपने आप में 14-15 स्कीम्स को रिप्लेस कर दिया है। मतलब मान लो वेमेन के लिए हम लोग स्टार्टिंग में पिछले 3 सालों में 19 से 20 स्कीम लेकर आए, और अभी बची कितनी है? 3 स्कीम बची हैं। बाकी स्कीम लेकर आए और कुछ ही टाइम में ख़त्म कर दिया गया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, है ना। ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर राइटर ये बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो डेयरी सेक्टर है, तो डेयरी सेक्टर में भी हम लोगों ने लगभग 12 स्कीम्स लेकर आए पिछले 3 सालों में, और उन 12 स्कीम में से करंट टाइम पर कितनी स्कीम बची हैं? केवल 2 बची हैं, यानी 10 स्कीम हमने डिसकंटिन्यू कर दी, ख़त्म कर दी, या वो स्कीम फेल मार गई, ये बोला गया। फिर उसके बाद में ये हो गई बात डेयरी की। अब डेयरी के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो हमारा कृषि वाला क्षेत्र है ना, एग्रीकल्चर वाला एरिया, उस एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग 20 स्कीम लेकर आए पिछले 3 सालों में, लेकिन 20 में से कितनी काम कर रही हैं? केवल और केवल 3 स्कीम काम कर रही हैं। जैसे ये बातें यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं, केवल और केवल 3 स्कीम आज के टाइम पर वो काम कर रही हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर आपको देखने को मिल जाती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, है ना, कृषोन्नति योजना, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। बाकी एनवायरमेंट को लेकर बात करें तो एनवायरमेंट को लेकर हमारे पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी स्कीम बहुत सारी लेकर आए पिछले 3 सालों में, बची बहुत कम है। राइटर ये बोलते हैं जितनी भी स्कीम है ना, जो ये अभी एग्जिस्ट कर भी रही है, जो 2-2, 3-3 स्कीम बची हुई भी हैं, उन स्कीमों के अंदर एक दिक्कत भी आ रही है। वो दिक्कत क्या है? वो है फंड की दिक्कत।
उनके अंदर प्रॉपरली फंडिंग सरकार देती नहीं है, टाइम पे फंडिंग नहीं देती है। अब प्रॉपरली वहाँ पर पैसा आएगा नहीं तो उस स्कीम से लोगों को कैसा फ़ायदा होगा, है ना। तो अगर स्कीम है भी तो उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। जैसा राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, निर्भया फंड का। तो निर्भया फंड 2013 में लेकर आया गया था, है ना। निर्भया फंड को बनाया गया था 2013 में। इसका फोकस क्या था कि हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे जो कि पब्लिक सेफ्टी को या वेमेन की सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा, महिला की सेफ्टी को, महिला की सुरक्षा के ऊपर काम करेगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा निर्भया फंड के अंदर। 2013 में इस फंड को बनाया गया था। ये बोला गया कि हर साल हम 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस फंड के अंदर दे देंगे, और ऐसा हुआ भी। लगातार 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस फंड के अंदर डाले गए। 2021-22 तक इस फंड के अंदर लगभग 6,214 करोड़ रुपए आ चुके थे, अलोकेट कर दिए गए थे। इतना पैसा था इसके अंदर। लेकिन इन 6,214 करोड़ में से केवल और केवल 4,000 करोड़ रुपए ही खर्चा गया। बाकी 2-2,500 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ गया। इसमें से जो भी यहाँ पर पैसा खर्चा गया ना, मतलब जो भी 4,000 करोड़ रुपए खर्चा गया था, इस स्कीम से निकाला गया था, उसमें से केवल 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। बाकी 660 करोड़ रुपए अलग मिनिस्ट्री को दे दिए गए, 100 करोड़ रुपए किसी और मिनिस्ट्री को दे दिए गए। तो मतलब जो पैसा आपने खर्चा भी वो भी प्रॉपरली खर्च नहीं हुआ है, यानी जो पैसा आ भी रहा है स्कीम के अंदर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो स्कीम्स के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं, ये राइटर मेंशन करते हैं। फिर ये बोलते हैं, हम लोग बात करें फार्मर्स की, तो फार्मर्स को फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। एक समय पर ये सब्सिडी बहुत अच्छी मिला करती थी, लेकिन अब ये सब्सिडी लगातार कम हो चुकी है। फार्मर्स को लेकर जो अलग अलग स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के अंदर हम बहुत अच्छा पैसा दिया करते थे पहले, बट अब वो जो पैसा है ना वो लगातार कम हो रहा है। ये बात यहाँ पर बोली गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये और क्या बोलते हैं, ये मेंशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। यानी कि यही सेम कहानी आपको गांव में देखने को मिलती है, खासकर एमजी नरेगा, ठीक है ना, मनरेगा, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एमजी नरेगा की अगर हम लोग बात करें तो गांव के अंदर ये एमजी नरेगा क्या करता है, ये बेसिकली रोजगार देने का काम करता है। जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार देता है, उनको मजदूरी प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो एमजी नरेगा है ना, क्या ये सही से काम कर रहा है? ये भी सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसमें हम अलग से बजट लेकर आते हैं। रिसेंटली यहाँ पर बोला गया था कि हम लोग काफ़ी सारा पैसा खर्चेंगे, करोड़ रुपए खर्चा जाएगा, लेकिन क्या वो उतना रुपया खर्चा गया? खर्चा क्या गया है, इसके अंदर खुद पैसे की कमी पड़ गई, और उस पैसे की कमी की वजह से वर्कर्स को टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल पा रही है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक एक महीना, 15-15 दिन लेट उनको उनकी सैलरी मिली है, मजदूरी मिल रही है। तो ये यहाँ पर फंड की ऑलरेडी एक कमी देखने को मिलती है। तो मतलब स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को लेकर है वो भी सही से काम नहीं कर पा रही हैं। फिर राइटर मेंशन करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। तो हेल्थ केयर को लेकर जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो खासकर जो आशा वर्कर्स होती हैं, पता होगा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आशा वर्कर्स यहाँ पर इनको सैलरी वगैरह आती है, लेकिन आप कह सकते हो 6-6 महीना सैलरी लेट हो जा रही है आशा वर्कर्स की, तो जिसकी वजह से वो जॉब कंटिन्यू करती नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखोगे, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जो हमारे पेड़ पौधे जानवर हैं, इनको भी पूरी तरह से आज के टाइम पर इग्नोर किया जा रहा है। यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो भी फंडिंग आती है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, आप कह सकते हो उनके पास में प्रॉपरली फंडिंग आती है पैसा खर्च करने के लिए, तो इन पैसे का भी सही से उपयोग नहीं किया गया है। अब ये बहुत सारा अमाउंट है, पता है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्चा गया, इतना पैसा यहाँ गया, ये चीज़ आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी। इस वजह से यहाँ पर ये अमाउंट मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, आपको मैंने टू द पॉइंट प्रिसाइज कंटेंट देने की बात की है, ठीक है ना। तो एट द लास्ट राइटर मेंशन ये करते हैं कि ये जो सरकारी स्कीम्स हैं इसको आप लोग जो कम कर दे रहे हो, इसमें फंडिंग की कटिंग कर रहे हो, यानी पैसा प्रॉपरली आ नहीं रहा है, स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दे रहे हो। इसके बजाय आप दूसरा काम करो, इसके बजाय यहाँ पर आप एक कैपेसिटी जनरेट करो लोगों के अंदर। आपको करप्शन फ्री वेलफेयर देना होगा, यानी कि एक ऐसा वेलफेयर जिसके अंदर मतलब लोगों का कल्याण हो, जहाँ पर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना हो, है ना। आप करप्शन फ्री वेलफेयर दो, एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ काम करो, ना कि आपको यहाँ पर सरकारी स्कीम्स यहाँ पर कम करनी है। हमें यहाँ पर एक बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी देनी है। सरकार का काम है बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी देने का। वो इन स्कीम्स के माध्यम से हो सकती हैं, और स्कीम्स के अंदर प्रॉपर जब फंडिंग होगी, टाइमली फंडिंग होगी, तभी हो पाएगी। अगर इनके अंदर कमी आएंगी तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ये बातें यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं ना। उसके बाद
हमारे पास में कुछ वोकैब्स हैं, इन वोकैब्स को देख लेते हैं। ये हमारे ओवरऑल एडिटोरियल्स थे, जो छोटे आर्टिकल, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी कवर करी हैं। वोकैब की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वोकैब देखने को मिलता है रिगोरस। रिगोरस मतलब होता है स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त। देन आता है एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब सडन या हिंदी में बोले तो आकस्मिक। देन आता है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट मतलब रिक्यूपरेटिंग या फिर अच्छा हो जाना। देन आता है पर्ज। पर्ज मतलब परिशोध या फिर एलिमिनेशन। देन एक आता है वोकैब फ्यूड। फ्यूड मतलब झगड़ा, या इंग्लिश में बोले तो इसको आप लोग क्वारल के नाम से जान सकते हो। तो ये थे ओवरऑल आज के हमारे एडिटोरियल्स और साथ ही साथ में शॉर्ट आर्टिकल्स। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल ये है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड है, यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो फसल है वो क्रॉप कौन सी होती है जिसके जीन के अंदर बदलाव किया जाता है। कल ही मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ाया है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन फसल है, एक ही फसल इंडिया के अंदर आज के टाइम पर ग्रो की जाती है, वो है बीटी कॉटन, है ना। बीटी कॉटन बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड आपको देखने को मिलता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे सरसों को भी उगाना चाहते हैं। एक नई प्रकार की हमें सरसों मिले, जहाँ पे आप कह सकते हो एक नई प्रकार की जीन से हम लोग उसको डेवलप करें। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर होता क्या है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर उसी की वैरायटी की एक नई जो क्वालिटी है, दूसरी जो मतलब दूसरी प्रजाति है, उसकी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर डाल दी जाती है, ताकि वो सारी क्वालिटीज़ भी इसके अंदर आ जाएँ और ये जैसा है इसकी क्वालिटी अपनी खुद की इसके अंदर ऑलरेडी रहें। तो इसके बारे में कल ही मैंने आपको पढ़ाया, तो प्लीज़ आप लोग जाकर एक कल वाला सेशन विजिट करना, आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल और है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात याद रखने वाली नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी यहाँ पर एक नींव रख दिया, फाउंडेशन स्टोन रखा है C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट का। तो ये जो यहाँ पर मतलब अभी नींव रखा नहीं है, अक्टूबर 30 को रखेंगे। तो 30 अक्टूबर को एक C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट का नींव रखा जाएगा गुजरात के अंदर। यानी कि एक ऐसा प्लांट जहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है वो बनाए जाएंगे और इंडिया फिर उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स को खुद से डेवलप करेगा। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। तो सर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है क्या? तो आज का 2021 का मतलब 2021 में प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा यह गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारे संविधान है उसके अंदर कुछ प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारी केंद्र सरकार के पास में कुछ हक मिल जाते हैं कि वो डायरेक्शन इशू करे आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो आरबीआई है इसकी मतलब जो भी गवर्नर के पास में, आरबीआई के गवर्नर के पास में पावर होती है वो आरबीआई एक्ट के माध्यम से आती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से आपको 2 स्टेटमेंट सही देखने को मिले, एक तो 1 वाला सही है और एक 3 वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। हमारे संविधान में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।